हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा आप सभी को पता है कि जिनका भी एसएसटी पेपर है, ठीक है, 6 टू 8 जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूँ। और पूरी एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, कोई शॉर्ट्स नोट्स वगैरह नहीं, पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा। और यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, चांसेस हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में यहीं से क्वेश्चन आए हैं। आप शॉर्ट नोट्स पढ़ पढ़ के जाएंगे लेकिन उतना क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कट ऑफ के पास रहें। तो जो किताब पढ़ेगा वही अच्छे क्वेश्चन कर पाएगा और अच्छे मार्क्स लेके आ पाएगा। तो जो कि क्लास 6 की सिविक्स, जिसको हम राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, तो पॉलिटी के अंतर्गत आता है, उसका ये तीसरा टॉपिक है। हम लोगों ने विविधता और दूसरा सरकार टॉपिक गवर्नमेंट उसको कंप्लीट कर लिया। आज कंप्लीट करेंगे स्थानीय सरकार और सुशासन। तो आइए चलिए चलते हैं, स्थानीय सरकार और सुशासन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले ही है पंचायती राज। तो ग्राम सभा क्या होती है, आइए इसको देखते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो बिल्कुल, ग्राम सभा क्या होती है? एक पंचायत का क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र होता है, उसमें जो भी वयस्क रहते हैं, ठीक है, उनकी सभा होती है। हो सकता है कि इसमें उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं कि उसमें एक ही गांव हो, ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। बिल्कुल, अगर उम्र आपकी 18 वर्ष से ज़्यादा है और अगर वोट दे पा रहे हैं, आपको वोट देने का अधिकार है, ठीक है, और आपके गांव में मतदाता सूची जो होती है, मतदाता सूची में अगर आपका नाम है, तो आप ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। तो ग्राम पंचायत जो होता है वो वार्डों में बटी होती है। एक छोटा क्षेत्र होता है जिसको हम वार्ड कहते हैं। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। तो हर वार्ड में एक अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। ठीक है। तो हर वार्ड का एक अपना प्रतिनिधि होता है जिसको हम वार्ड पंच के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है, बिल्कुल, जिसको हम ग्राम प्रधान कहते हैं। तो पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। ठीक है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन। तो वार्ड पंच जो होते हैं और जो सरपंच होते हैं वो मिलकर ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए करते हैं? 5 साल के लिए करते हैं। ठीक है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। तो ग्राम पंचायत में एक सचिव भी होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। जो ग्राम सभा जो होती है उनका भी एक सचिव होता है। ठीक है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, इनका कोई चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो जो है उसकी जो नियुक्ति होती है वो सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सचिव का काम क्या है? सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की जो उनकी बैठक को बुलाना है और उसमें जो चर्चा या जो डिसीजन लेना होता है उनके रिकॉर्ड रखना, ये सचिव का काम होता है। ठीक है। अब आइए ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्राम पंचायत नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गाँव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। तो ग्राम पंचायत की क्या होती है? एक नियमित रूप से बैठक होती है और उसका इसका मुख्य काम क्या होता है? उसके क्षेत्र में जो आने वाले गाँव होते हैं उनमें विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। ठीक है। ग्राम सभा ही पंचायत के काम की स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। तो ग्राम सभा है, भाई अपने पंचायत में हमारी ये काम है, तो उस काम की स्वीकृति देती है, तभी पंचायत में अपना काम हो पाता है। ठीक है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। तो जैसे कुछ राज्य हैं, स्पेशल राज्य हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो ग्राम सभाएं हैं वो अपना काम करवाने के लिए एक समिति गठन कर देती हैं कि भैया तुम ये काम करोगे। ठीक है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, निर्माण वाला काम देखेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गाँव के विकास के लिए काम करते हैं। ठीक है। तो जो कुछ सदस्य होते हैं वो ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं। ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? गाँव के विकास के लिए काम करते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती हैं। ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत है पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ठीक।
तो भाई ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि ग्राम सभा की बैठक जो होती है वो ग्राम पंचायत में अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है, ठीक है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। बिल्कुल, जो ग्राम सभा पंचायत है, ग्राम सभा है, वो पंचायत को अपने मनमाना काम करने से रोक सकती है कि आप नहीं, ये नहीं कर सकते, ये ऐसे है, ये वैसे है, ठीक है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। तो ग्राम सभा है, क्या करती है, निगरानी करती है कि भाई पैसे का दुरुपयोग ना हो, जो पैसा जिस चीज़ के लिए आया है उसी के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल, तो ग्राम सभा का मेन काम क्या होता है भाई, प्रतिनिधि जो होते हैं उन पे नज़र बनाए रखना और उनके प्रति जवाबदेही बनाने में बहुत मदद करती है। जैसे अपोजिशन कि ये काम सही हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, इसके लिए बजट आया तो आप कहीं और यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं, आइए इसको देखते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना, ठीक है। बिल्कुल, जैसे सड़कें हो गई, नालियाँ हो गई, स्कूल हो गए, भवन हो गए, पानी के सोर्सेज क्या-क्या हैं, ठीक है, सार्वजनिक उपयोग के लिए चीज़ें क्या हैं, उनका निर्माण करना और उसका रखरखाव करना। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, बिल्कुल, स्थानीय कर लगाना भी इसका काम है। गाँव के लोगों को रोज़गार देने संबंधी सरकारी योजनाएँ लागू करना, बिल्कुल, गाँव के लोगों को रोज़गार देने के लिए जैसे सरकार की कुछ और योजनाएँ चल रही हैं तो उनको अवेयर कराना। अब ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या होते हैं, आइए इसको देखते हैं। घरों एवं बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, बिल्कुल, जो घर और बाज़ार में लगाए जाते हैं चंदा वगैरह, ठीक है। वहीं विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। तो जैसे कोई योजना चल रही है, मनरेगा योजना चल रही है तो भाई वो आती है और जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा जो आती है, पैसे आती हैं, ठीक है। समुदाय के काम के मिलने वाले दान, अब जैसे कोई कम्युनिटी हो गई, कोई दान दे रहा है, ठीक है, तो ये से भी पैसे आते हैं। पंचायत के 3 स्तर, आइए इसके बारे में देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। जो जो लोग हैं वो अपनी सरकार में भाग लेते हैं, ठीक है, वोट देते हैं और पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है, ठीक है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। बिल्कुल, जो ग्राम पंचायत है वो किसके प्रति जवाबदेही होती है? ग्राम सभा के प्रति, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था में जो लोगों की भागीदारी है वो 2 और स्तरों पे होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। तो ग्राम पंचायत के बाद कौन सा आता है? विकास खंड आता है, ठीक है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? जनपद पंचायत या पंचायत समिति, ठीक है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो एक पंचायत समिति में क्या होता है? कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। तो पंचायत समिति के ऊपर कौन होता है? जिला पंचायत या जिला परिषद होता है, ठीक है। यह तीसरा स्तर होता है। तो दूसरा स्तर कौन सा हो गया? विकास खंड होता है। पहले ग्राम पंचायत, फिर विकास खंड, फिर पंचायत समिति, ठीक है, या जिला पंचायत जिसको कहते हैं, या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। तो जिला परिषद का क्या काम है कि एक जिले स्तर पर कोई भी विकास डेवलपमेंट काम होने वाला है उसके लिए प्लानिंग करती है, ठीक है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। तो पंचायत के विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति क्या करती है? जिला परिषद सभी पंचायतों में कितने धन जाने हैं, कितने पैसे जाने हैं किस योजना के लिए, ये कौन करता है? कौन करता है? जिला परिषद करती है, ठीक है। संविधान में दिए गए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत सभी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। तो संविधान में भाई कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कुछ कानून बनाए गए हैं कि आपको ये मानना होगा, ठीक है, उसी के अनुसार चलना होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? खेत के नक्शे और रिकॉर्ड, आइए इसको देखते हैं। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। बिल्कुल भाई, किसान को अपना अधिकार है कि अपना रिकॉर्ड उनको कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिसको खतरा कहते हैं, खतौनी कहते हैं, ठीक। हालाँकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। कभी-कभी क्या होता है कि किसानों को ये चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, ठीक है, और इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें
और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। तो कभी-कभी क्या होता है कि ये जो सूचनाएँ हैं वो कंप्यूटर में डाल दी जाती हैं ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम उसको निकलवा सकें, ठीक है? रिकॉर्ड की ज़रूरत नीचे दी गई स्थितियाँ होती हैं। एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है, बिल्कुल अगर आप एक किसान किसी दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआँ खोदने के लिए बैंक से कर्ज़ चाहिए। अगर आपको अपनी ज़मीन में कुआँ खोदना है तो आपको लोन चाहिए तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे एवं बेटियों में बाँटना चाहता है। अगर कोई भी किसान है अपनी बेटी-बेटियों में वो ज़मीन को बाँटना चाहता है तो खसरे और खतैनी की ज़रूरत पड़ती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005। जमीन के मालिक आमतौर पर किसान पुरुष को माना जाता है। महिलाओं को खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। बिल्कुल भाई, ज़मीन का मालिक जो होता है आमतौर पे पुरुष को माना जाता है और महिलाओं को उनको बहुत कम माना जाता है, ठीक है? और उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। तो महिलाएँ जो हैं उनको कभी नहीं सोचा जाता कि महिलाएँ भी ज़मीन के मालिक हों। अभी तक कई राज्यों में हिंदू और औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जो महिलाएँ हैं, उनको हिस्सा नहीं मिलता था, ठीक है? पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बाँट दी जाती थी। तो भाई जैसे पापा की डेथ होती थी, तो वो लड़कों में ज़मीन बाँट दी जाती थी, बेटी को दी नहीं जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक बेटी-बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। तो ये जो 2005 का कानून आया, ठीक है? एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005, इसके तहत अब बस बेटों को नहीं, अब बेटियों को भी बराबरी हिस्से मिलेगी ज़मीन में, ठीक है? यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों का फायदा होगा, ठीक है? अब नगर प्रशासन क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। नगर निगम सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा कर इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। तो नगर निगम का मेन काम क्या है कि रोशनी की व्यवस्था करना, भाई कूड़ा करकट जो है गाँव मतलब उस एरिया को उसको इकट्ठा करवाना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करता है, ठीक है? नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। तो नगर निगम का यह भी काम करना है भाई कि कोई बीमारियां न फैलें, स्कूल स्थापित करना, उन्हें चलाना, उनमें कोई कमियां हैं तो उसको देखना, दवाखाने, अस्पताल चलवाना, ठीक है? बाग बगीचों का रखरखाव भी करना इनका काम है। बहुत बड़े शहरों में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं, बिल्कुल। जो बड़े शहर हैं, उसमें नगर प्रशासन जो चलाते हैं, उस संस्थान को क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं, ठीक है? छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। अगर बड़े प्रशासन है, तो क्या कहते हैं उसको? बड़े लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो उसको नगर निगम कहेंगे। अगर छोटे कस्बों में है, तो इसे नगर पालिका कहते हैं, ठीक है? अब नगर निगम के कर, आइए इसको देखते हैं। निगम यह राशि अलग-अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। तो बिल्कुल, जो नगर निगम है, ये पैसा कैसे इकट्ठा होता है उसके पास? कि भाई जो टैक्स देते हैं उससे आता है, ठीक है? कर वह राशि है जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। बिल्कुल, भाई टैक्स क्या होता है कि जो हम सरकार को देते हैं ताकि हमको रोड मुहैया हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है? जिन लोगों के अपने घर होते हैं, उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। तो भाई जिनके अपने घर होते हैं उनको संपत्ति कर देना होता है। साथ में जैसे पानी का बिल देना होता है, बिजली का बिल देना होता है, ये सारी चीज़ें भी देते हैं, ठीक है लोग। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है, शिक्षा पर भी कर लगता है। तो नगर निगम के पास जो भी पैसा आता है, उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है, ठीक है? आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगर आप किसी दुकान या मालिक के होटल हैं तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है आपको। सिनेमा देखने का, मनोरंजन देखने का भी कर देते हैं आप। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा समान तरह तरह के कर अधिक देता है, ठीक है? निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी, आइए इसको देखते हैं। शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कोई निर्णय नहीं लेने होते भाई, बिल्कुल। शहर का जो शेप है, एरिया है, वो बहुत बड़ा होता है और वहाँ नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा, बिल्कुल। तो जो निगम पार्षद हैं, जो पार्षद लोग होते हैं भाई, वही डिसीजन लेते हैं कि अस्पताल कहाँ बनेगा, पार्क कहाँ बनेगा, ठीक है? नगर को अलग-अलग वार्डों में बाँटा जाता है, बिल्कुल, नगर को अलग-अलग वार्डों में बाँटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। तो अलग-अलग वार्डों में बाँट के और हर एक वार्ड से क्या होता है कि एक पार्षद का चुनाव होता है, ठीक है? नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। तो भाई नगर निगम के कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो भाई जनता को प्रभावित करते हैं, पूरे शहर को प्रभावित करेगी।
तो ऐसे जो डिसीजन है वो किसके लिए द्वारा लिए जाते हैं, जो पार्षद के समूह होते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। बिल्कुल भाई, जो पार्षद होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका बस स्टैंड है, उसको कितना सुंदर बनाना है, उसको कितना बेहतर बनाना है, भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा जो है उसको कैसे साफ करना है नियमित रूप से, या फिर शहर के जो नाले हैं उनकी सफाई, ये कौन लेता है? ये पार्षदों की जो समितियाँ होती हैं, यही सारी चीज़ें ये काम करती हैं, ठीक है? जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है, तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। जैसे आपके वार्ड में कोई दिक्कत है, तो आप किससे संपर्क करेंगे? पार्षद से संपर्क करेंगे, ठीक है? उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएँ, तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कभी आपके कॉलोनी एरिया में जो बिजली के तार हैं, वो बहुत लटक जाते हैं आपके घर के आस-पास, तो आप इन सब चीज़ों को किससे शेयर करेंगे? पार्षद से ही शेयर करेंगे, ठीक है? जहाँ पार्षदों की समितियाँ एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों का निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। बिल्कुल, जो पार्षद की समितियाँ हैं और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर जो इस पे निर्णय लेते हैं, उसको लागू करने का काम कौन करता है? कमिश्नर करते हैं और प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है? आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। जो आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, वो सरकार के द्वारा, ठीक है, कोई एग्ज़ाम वगैरह दे के या सरकार के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि जो पार्षद पार्षद होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं, ठीक है? सभी वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय एक बजट बनाया जाता है। तो सभी पार्षद एक साथ मिलते हैं, जैसे मान लीजिए रोशनी के लिए इतने पैसे चाहिए, तो बजट बनाया जाता है, उसी बजट के अनुसार पैसा भी खर्च किया जाता है, ठीक है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। तो जो भाई पार्षद है, वो जो हमेशा कोशिश करता है कि जैसे उस वार्ड की कोई प्रॉब्लम है, तो वो ज़रूरतें हैं तो उसको रखे उनके सामने, ठीक है। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। फिर तब जाके ये जो जो डिसीजन है, ये प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं या कमिश्नर होते हैं, वो उनके द्वारा आगे बढ़ाया जाता है उसको, ठीक है। तो शहर में काम को अलग-अलग विभागों में बाँट देते हैं, जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग होता है। शहर में जो काम क अलग-अलग होते हैं, वो विभागों में बाँट दिया जाता है। जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क सड़क व्यवस्था का विभाग होता है, ठीक है। हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए, आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन भी करना चाहिए, ठीक है? तो बिल्कुल भाई, हमने उनको चुना है, तो हमारे वार्ड में अगर कोई समस्या है, तो हमें विरोध भी करना चाहिए, ठीक है? उनके सामने प्रदर्शन भी कर सकते हैं हम, तो ये हमारा अधिकार है। तो इसी के साथ हम लोगों ने नागरिक शास्त्र कक्षा 6 की एनसीईआरटी और एससीईआरटी चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है स्थानीय सुशासन। अब हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे चौथा चैप्टर, जो कि आजीविकाएँ हैं, ठीक है? तो इसको कवर करेंगे। बाकी अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है? और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए रोज़ मेहनत करके 4-4 5-5, क्योंकि समय कम है, वरना मैं ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड पे अच्छे से पढ़ाता, ठीक है, समझा के। लेकिन अब रिटेन फॉर्म में है, तो मैं आपको चाहता हूँ कि कंटेंट अच्छे से मिल जाए आपको कम समय में। इसीलिए मैं चाहता हूँ आधे-आधे घंटे में 20-20 मिनट के वीडियोज़ बना के आपको एक चैप्टर रिवाइज़ करा दूँ, ठीक है? और बहुत अच्छे से आप इसको बार-बार देख के अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी सारी प्रिपरेशन करा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी चीज़, अगर कुछ लोग पीडीएफ की बात करें, जिनको भी पीडीएफ चाहिए, वो 8853954496 पर मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है? उन पे प्रोसेस बता दिया जाएगा। एक मिनिमम कॉस्ट में आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है? और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पे, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी गलतियों का पता चलेगा और मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।